नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके 29 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी का दोनों शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो 29 जनवरी की प्रथम शिफ्ट का वीडियो पहले ही चैनल पर डाल दिया था। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी 29 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 40 में से 39 एग्जैक्ट रोबो जीके के सवाल, और ये सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। आज भी सेकंड शिफ्ट में बहुत से सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से रिपीट हुए हैं, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल दोनों शिफ्ट की आपको एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और प्रथम शिफ्ट के एक सवाल में करेक्शन है। अपने जो पहला शिफ्ट का वीडियो बनाया था उसमें गलत आंसर मैंने बता दिया था, तो यहाँ पर मैं करेक्ट कर देता हूँ। सवाल जो पूछा गया था कि विश्व स्तरीय जो पहला प्रयास किया गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए, वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम सम्मेलन था 1972 में, उसमें ये पहला पर्यावरण सम्मेलन था विश्व स्तर पर। तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन वाला हो जाएगा, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था। अब देखिए यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किया। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सेकंड शिफ्ट के सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर उन्होंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाल रखा है, तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है। यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कंसेप्ट कितना ही कवर क्यों नहीं हो जाए, लेकिन एग्जाम में आपके सवाल मिस हो जाते हैं यदि प्रैक्टिस नहीं होती है। डेली इस प्रकार मेरे को बहुत से कैंडिडेट का मैसेज आता है। तो प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया एक धमाकेदार ऑफर। यहाँ पर आपको 299 रुपये मिल रहा है, 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट। और इसमें भी यदि आप TTG के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर 100 प्लस एग्जाम के 12,000 मॉक टेस्ट हैं, जो किसी भी एग्जाम के मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो एक ही पैक के साथ 1 वर्ष की वैलिडिटी के लिए। ग्रुप डी के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, एनटीपीसी का भी एग्जाम चल रहे हैं, उसके स्मृति आधारित मॉक टेस्ट भी वहाँ पर डाले हुए हैं। तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जरूर एनरोल कर लेना, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा लेना। देखिएगा आपके सामने सेकंड शिफ्ट का जो पहला सवाल है, सवाल ये पूछा गया था कि स्यूडोपोडिया किससे संबंधित है, या फिर जो अंगुली नुमा प्रवर्ध रहता है भोजन ग्रहण करने के लिए वो किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका हो जाएगा अमीबा। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है वो अंगुली नुमा प्रवर्ध से करता है, जिसे स्यूडोपोडिया कहा जाता है। इस प्रकार है, ये भोजन का कण आ जाएगा और बीच में इस प्रकार वो विघटन अवशोषण स्वांगीकरण हो जाएगा, और ये अमीबा के द्वारा किया जाता है स्यूडोपोडिया के माध्यम से अंगुली नुमा प्रवर्ध के द्वारा। अब देखिए ये तो आपकी हो गया अमीबा का। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल ये भी है एनटीपीसी में कि कौन सी अंग में अंगुली नुमा संरचना या फिर प्रवर्ध पाई जाती है छोटी आंत में, उसको क्या कहा जाता है। तो छोटी आंत में ये अंगुली नुमा प्रवर्ध संरचना पाई जाती है, जिसे विल्ली या फिर अंकुर बोला जाता है। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और बाकी आपको ये पता ही होगा अमीबा में है, इसमें जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो द्विखंडन होता है वो अमीबा में, पैरामीशियम में और लेशमेनिया में होता है। बहुत बार एग्जाम में सवाल रिपीट होते हैं, जरूर देख लेना। मुकुलन की प्रक्रिया में देखिए ये तो द्विखंडन हो गया उदाहरण अमीबा में। मुकुलन किस में होता है, तो हाइड्रा और ईस्ट में होता है, जिसमें छोटा अंकुर है वो जनक जीव के शरीर से विकसित हो जाता है। और बहुविखंडन अलैंगिक प्रजनन है, इसके एग्जाम्पल में प्लाज्मोडियम आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 है कि किस मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक के द्वारा किया गया था। रिपीटेड सवाल है। इससे पहले एग्जाम में सवाल आया था कि ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन से मंदिर शामिल नहीं किए गए। तो उसमें 3 मंदिर ये ग्रेट लिविंग जो चोला टेम्पल है उसमें आते हैं, जो कि चोल वंश के शासकों के द्वारा निर्मित है। उसमें एक ये बृहदेश्वर भी है जो आपके ऑप्शन में था, जो तंजावुर में है। तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है, ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा निर्मित किया गया है 1003 से 1010 एडी के मध्य। और कौन से 3 मंदिर में, एक तो ये बृहदेश्वर मंदिर हो गया, एक ही आपके हो जाएगा गंगाईकोंडा का चोलापुरम टेम्पल है, ये भी राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा निर्मित है। और एक मंदिर है दरासुरम में है जो ऐरावतेश्वर मंदिर है, ये राजेंद्र चोल सेकंड के द्वारा निर्मित। तो 3 ये चोल मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली के उदाहरण हो जाते हैं और चोल वंश के शासकों के द्वारा निर्मित है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई है। तो राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की जो स्थापना की गई वो 1984 को की गई है। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा इसकी स्थापना 19 फरवरी 1984 को की गई थी। एग्जाम में आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इंदौर मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर ये सभी जो मैं बता रहा हूँ ये एटॉमिक एनर्जी जो डिपार्टमेंट है उनके यूनिट है। अन्य कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एटॉमिक एनर्जी के, तो ये पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है,
ये कहाँ पर है हेडक्वार्टर, तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है, जिसकी स्थापना 1971 में हुई है। हेडक्वार्टर कलपक्कम तमिलनाडु में है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर है, 1977 में स्थापित है। हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। बात करूँ मैं एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च की यानी AMD, तो AMD की स्थापना है 1948-49 में हुई है। हैदराबाद तेलंगाना में ये हेडक्वार्टर है। ये सबसे पुराना यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, सबसे पुराना ओल्डेस्ट यूनिट ये हो जाएगा आपकी कौन सा, जो हैदराबाद तेलंगाना में है। एटॉमिक मिनरल्स जो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सप्लोरेशन रिसर्च है AMD 1948 में स्थापित है। और बाकी आप देख सकते हो कौन सी यूनिट की स्थापना कब हुई है, आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बात करूँ मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, तो स्थापना 1954 में हुई है। ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित है। अगला सवाल देखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कब शुरू हुई थी, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना इसकी शुरुआत है 25 सितंबर 2014 को की गई है। और इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये योजना है वो शुरुआत की गई है। कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उनके द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 15 से 35 वर्ष के युवा हैं, ये कुशलता विकसित करके उनको रोजगार प्रदान करना ही इसका उद्देश्य हो जाता है। तो ये तो हो गई आपकी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। अब मैं बात करूं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति, ये इलेक्ट्रिसिटी वाली योजना है, ये भी नवंबर 2014 में लॉन्च की गई है। एक सवाल पूछा गया था मलेशिया की मुद्रा करेंसी आपको पूछा है, तो ये इनकी करेंसी क्या हो जाएगी मलेशिया की मुद्रा, तो मुद्रा रिंगजिट हो जाएगी मलेशिया की मुद्रा। आप कमेंट करके बताना कि मलेशिया की कैपिटल क्या है, सभी कैंडिडेट जरूर कमेंट कर देना मलेशिया की राजधानी क्या है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये भी रिपीटेड अपने एक्स्ट्रा फैक्ट से सवाल पूछे गए हैं। इससे पहले आया था NTPC में कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, कौन सी भाषा में मिला है, उसमें मैंने आपको बताया था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 1965 में दिया गया है। किन्हें दिया गया है, तो जी शंकर क्रूप को मलयालम भाषा हेतु दिया गया है। और करंट की बात करें तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2019 में दिया गया है वो भी मलयालम भाषा में अक्कीतम अच्युतन नंबूत्री को दिया गया है। और ये पुरस्कार कितनी भाषाओं को मिलता है, तो 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाएं, साथ ही साथ एक और अंग्रेजी में ये पुरस्कार दिया जाता है। अंग्रेजी में सबसे पहले जो पुरस्कार दिया गया है वो 2018 में मिला है, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो अमिताभ घोष को दिया गया है। हिंदी में सबसे पहले पुरस्कार है वो 1968 को दिया गया था, किन्हें मिला है, तो सुमित्रा नंदन पंत को। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर 2019 में किसे भारत रत्न नहीं मिला है, तो ये भी रिपीटेड सवाल है, सभी को पता ही होगा वैसे इसका आंसर। किन्हें मिला है, तो भूपेन हजारिका को मिला है, प्रणब मुखर्जी को मिला है, नानाजी देशमुख को मिला है। सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड है वो 1954 में दिए गए थे, कब 1954 में पद्म अवार्ड है और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई है। सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन है, इन तीनों को सबसे पहले दिए गए थे भारत रत्न अवार्ड। और प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला है तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, जो फ्रंटियर गांधी हैं, सीमांत गांधी हैं। अगला सवाल देखिएगा 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की, सवाल में ये पूछा गया था 1857 की क्रांति है उसकी चिंगारी किसने लगाई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने। शुरुआत तो बाद में की गई थी लेकिन उससे पहले ही उन्होंने ये चिंगारी भड़का दी थी। तो ये 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो 29 मई 1857 को मंगल पांडे की बगावत से ही शुरू हो गई। तो तत्कालिक कारण क्या था, तो उस समय ब्रिटेन में एनफील्ड राइफल का आविष्कार हुआ था और इन राइफल का जो कारतूस था ना वो गाय एवं सुअर की चर्बी के द्वारा चिकना करके बनाया जाता था और सैनिकों को मुंह से इसकी टोपी को काटना पड़ता था और इसके बाद ये कारतूस राइफल में डाले जाते थे, जिसका विरोध है वो मंगल पांडे ने सबसे पहले किया और रेजिमेंट के अफसर उस समय लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया था। तो इस प्रकार उन्होंने एक चिंगारी लगा दी थी 1857 की क्रांति की। अब देखिए शुरुआत की इसकी बात करें तो ये 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत मानी जाती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति का आरंभ करने का श्रेय वैसे धन सिंह गुर्जर को जाता है और इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिए कि इनसे संबंधित पुस्तकें कौन सी हैं, अन्य नाम टाइटल क्या दिया गया वो सभी वहाँ से आप जरूर देख लेना। और 1857 की क्रांति की शुरुआत है ये आपके पूछा गया था जो मंगल पांडे हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कीबोर्ड मॉनिटर जो ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, इसमें एक ऑप्शन और भी था कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट था, तो ये सभी हार्डवेयर हो जाएंगे। क्या है, हार्डवेयर हैं। और फिर आपके एक धूमकेतु
सवाल ये दिया गया था, कॉमेट शब्द है, जो कॉमेट इंग्लिश में धूमकेतु को कहते हैं, तो ये किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लॉन्ग हेयर्ड स्टार, मतलब पुच्छल तारा अर्थ होता है। तो कॉमेट शब्द है ये ग्रीक भाषा का है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। मैडम बीकाजी कामा ने विदेशी धरती पर सबसे पहले कहाँ पर झंडा फहराया था, एक्स्ट्रा फैक्ट से रिपीट हुआ, बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको। मैडम बीकाजी कामा ने सबसे पहले जर्मनी में स्टटगार्ट में विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली ये प्रथम महिला है। और कब फहराया था, तो 22 अगस्त 1907 को। अगला सवाल देखिएगा, ब्रह्मोस मिसाइल का विकास है वो किन देशों ने संयुक्त रूप से किया है। तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसका डेवलपमेंट है वो संयुक्त रूप से भारत और रशिया के द्वारा किया गया है। ये 2006 से सर्विस में है। तो रशिया की जो एनपीओ मशीनो एस्टोनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। और ये जो रशिया की P-800 ओंकिन्स क्रूज मिसाइल है उसकी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। एक मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है विश्व की, वो ब्रह्मोस है। तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है, कौन सी कैटेगरी में, तो ये इंटर माउंटेनियन पठार। इंटर माउंटेनियन पठार का मतलब चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, तो तिब्बत का पठार है इंटर माउंटेनियन पठार। अन्य जो पठार कौन से होते हैं, जैसे कि महाद्वीपीय पठार में समुद्र या मैदानों के चारों तरफ की सीमा रहती है। पिडमोंट पठार है, एक तरफ मैदान या समुद्र से और दूसरी तरफ पहाड़ों से घिरा हो। ज्वालामुखी पठार जो ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान निर्मित हो। और ये लार्जेस्ट प्लेट्यू है पठार है विश्व का, वो तिब्बतीय पठार है तिब्बत का। समानता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है, एक्स्ट्रा फैक्ट से रिपीट है, इजी सवाल था, सभी को पता ही होगा। समानता का अधिकार है या फिर समता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता के जितने भी 6 अधिकार है देख लीजिएगा कौन से आर्टिकल से वर्णित है। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है, ये धार्मिक का बहुत बार पूछा जाता है, 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधित है आर्टिकल 29-30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में वर्णित है। और संपत्ति का अधिकार पहले शामिल था, बाद में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये अब एक विधिक अधिकार है आर्टिकल 301 के अंतर्गत। और ये भी पूछ लिया जाता है, समानता का अधिकार में आर्टिकल 14 है, ये विधि के समक्ष समानता हो जाएगी। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद आर्टिकल 15 है। तो 14 से 18 आर्टिकल है वो कौन से है, तो आर्टिकल 16 में क्या आ जाता है, तो लोक नियोजन के विषय में एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है। और अस्पष्टता का अंत है आर्टिकल 17 में। उपाधियों का अंत काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 18। फिर आपके ये सवाल पूछा गया था कि फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई आईसीएस है, तो इस सिविल सर्विस को पास करने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। प्रथम इंडियन टू क्वालिफाई आईसीएस है जो 1863 में की थी इन्होंने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश है, ये भी रिपीट हुआ सवाल, फातिमा बीवी करेक्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट फीमेल जज है जो सुप्रीम कोर्ट में रह चुकी हैं, 1989 से 1992 तक है। बात करूँ मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल जज की सुप्रीम कोर्ट की, तो वो हो जाती है रूमा पाल। ये तो आपकी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश होगी। मैं बात करूँ हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की, चीफ जस्टिस कौन है हाई कोर्ट की प्रथम महिला, तो वो हो जाएगी आपके लीला सेठ हो जाएगी, जो कि हिमाचल प्रदेश में रही थी। हिमाचल प्रदेश से पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट की भी ये प्रथम महिला जज रह चुकी हैं। अगला सवाल देखिएगा, ईपी रॉम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाती है। भारत में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह, न जाने कितनी बार मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में रिपीट किया, जितनी बार भी उपग्रह का सवाल आया है स्टूडेंट कंफ्यूज हुएंगे। यहाँ पर पूछा है भारत में प्रक्षेपित, इससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा, तो वो तो आर्यभट्ट रशिया में हुआ था। सेकेंड भास्कर है, भास्कर भी रशिया में लॉन्च हुआ है। और भारत में प्रक्षेपित मैंने बताया है वो है आपकी जो भारतीय लॉन्च व्हीकल और भारत में लॉन्च प्रथम उपग्रह है रोहिणी। कौन सा, रोहिणी है। सवाल में यह भी दिया गया था 1979 में भारत में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह, तो रोहिणी हुआ था 10 अगस्त 1979 को। कौन सी लॉन्च व्हीकल से, तो SLV-3E1 लॉन्च व्हीकल से। ये इंडिया के 36 धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। प्रथम आर्यभट्ट है तो उसकी लॉन्च व्हीकल का नाम है इंटरकॉस्मोस सेकेंड है, जो सबसे पहले 1975 में ये भारत का उपग्रह लॉन्च हुआ था। ये रशियन रॉकेट लॉन्च और डेवलपमेंट साइट है, वहाँ से ये लॉन्च किए गए थे। सेकेंड भास्कर शेग जो 1979 में हुआ था, ये 7 जून को, और ये हुआ था 10 अगस्त को रोहिणी। योजना आयोग की स्थापना बहुत बार एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया, जितनी बार भी नीति आयोग आया तो मैंने योजना आयोग का बता दिया भाई इसकी स्थापना कब हुई, क्योंकि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ने लिया था बाद में। तो योजना आयोग की स्थापना है वो 15 मार्च 1950 को। कब, 1950 15 मार्च। उसके बाद नीति आयोग ने जो इसका स्थान लिया वो 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई है नीति आयोग की। अब सवाल पूछ लिया जाता है कि योजना आयोग के प्रथम डिप्टी चेयरपर्सन
कौन थे प्लानिंग कमीशन के? तो गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना मतलब 1885 में हुई थी, सभी को पता होगा। उस समय भारत के जो वायसराय या फिर गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डफरिन थे। कौन? डफरिन थे। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। तो 1884 से लेकर 88 तक उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अगला सवाल देखिए, चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई, यहाँ पर पूछा गया चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस है वो संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए हैं? तो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस है ये हस्ताक्षर 26 जून 1945 को किया गया है। इससे पहले ये ड्राफ्ट किया गया था, तो प्रारूप तैयार हुआ था 14 अगस्त 1941 को। कहाँ पर ये हस्ताक्षर हुए हैं 26 जून 1945 को? तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र का अधिकार पत्र था, जिसमें सबसे पहले 50 देशों के हस्ताक्षर के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना बाद में हुई है, पहले हस्ताक्षर किए गए और 24 अक्टूबर 1945 को ये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो गई। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 22 है, सत्यजीत राय के द्वारा निर्मित मूवी कौन सी है? रिपीटेड सवाल है। इससे पहले आपके एग्जाम में एनटीपीसी में आया था कि पथेर पंचाली जो नोवेल है, उपन्यास है, उनके लेखक कौन है? तो वहाँ पर मैंने बताया था कि पथेर पंचाली मूवी भी है जिनके डायरेक्टर हैं सत्यजीत राय हैं। आज पूछ लें कि सत्यजीत राय के द्वारा डायरेक्टेड मूवी कौन सी है? तो पथेर पंचाली हो जाएगी। और ये जो नोवेल है पथेर पंचाली, ये किन के द्वारा लिखित है? तो ये लिखित है नोवेल विभूति भूषण बंदोपाध्याय के द्वारा, जो कि 1955 में ये मूवी आई थी। इंडियन बंगाली लैंग्वेज में एक ड्रामा फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की गई है सत्यजीत राय के द्वारा। एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल ये भी है कि जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की फिल्म कौन सी है? तो जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की फिल्म है जल सागर है, 1958 में आई है। अन्य सत्यजीत राय की फिल्में कौन सी हैं? बहुत सी फिल्में हैं, 20-25 मूवीज़ हैं, लेकिन द वर्ल्ड ऑफ एपू हो गया, द फ्लिसपोर्ट्स ऑफ स्टोन है, द म्यूजिक रूम है, ये सभी इनके द्वारा हैं। अगला सवाल देखिए, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर किस सब सेक्टर में शामिल नहीं है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कौन सा सब सेक्टर नहीं है? मनोरंजन हो जाएगा डायरेक्टली, बाकी ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी में आ जाता है, सेवेज आ जाता है, वाटर एंड सैनिटाइजेशन एनर्जी में, तो ये वाटर एंड सैनिटाइजेशन में सेवेज आ जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के सब सेक्टर हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट भी है, मनोरंजन एंटरटेनमेंट है, ये नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, धन विधेयक किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 110 में मनी बिल धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। किस आर्टिकल में? 110 में है धन विधेयक। फिर आपके पूछे गए रिपीटेड सवाल है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है। ये सवाल मैंने आपको कब बताया था? जब आपके पूछा गया था गांधी जी ने सबसे पहले भाषण दिया गया था वो कौन सी यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में दिया था? तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था 1916 में दिया था। उस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आज पूछ लिया इनके संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय है, एनी बेसेंट है, रामेश्वर सिंह और सुंदर लाल है। अगला सवाल, कौन सी हॉकी से संबंधित कप नहीं है? ईरानी कप क्रिकेट का है, गलत हो जाएगा। डेविस कप की बात करें तो ये तो टेनिस का हो जाएगा। सुब्रतो कप की बात करें तो ये फुटबॉल का है। रंगास्वामी कप हॉकी का हो जाएगा, आपको करेक्ट करना था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि कोशिका द्रव्य है जो साइटोप्लाज्म है, ये कोशिका में कहाँ पाया जाता है? तो ये कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर पाया जाता है। मतलब ये पाया जाता है किनके मध्य? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनके बीच का जो स्पेस है वहाँ पर। अगला सवाल देखिएगा, विच कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाई ह्यूमन, यानी मानव के द्वारा किसका पाचन नहीं होता है? ये सभी ऑप्शन थे, तो यहाँ पर सेलुलोज करेक्ट हो जाएगा। तो सेलुलोज है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन है वो डाइजेस्ट मानव के द्वारा नहीं किया जाता है। और अगला सवाल देखिए, सूत्रकृमि या फिर जो नेमाटोड्स हैं, गोलकृमि कह सकते हो आप, उसमें कौन सा तंत्र सिस्टम नहीं पाया जाता है? तो उसमें श्वसन प्रणाली नहीं पाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नहीं पाया जाता है गोलकृमि में। पाए कौन से जाते हैं? तो ये सभी डाइजेस्टिव जो पाचन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन तंत्र है, नर्वस हो गया, तंत्रिका है, और उत्सर्जन प्रणाली, ये सभी पाए जाते हैं गोलकृमि में, और श्वसन प्रणाली नहीं पाई जाती है। फिर आपके ये सवाल पूछा गया था, संविधान सभा किस प्लान के तहत? रिपीटेड सवाल है, कल पूछा गया था, आज दोबारा पूछ लिया कि संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन के तहत है वो गठित की गई है 1946 में। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, कब? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। सेकेंड बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी।
फिर आपके ये कंप्यूटर से पूछा गया कौन सा स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है। जो MS एक्सेल आप खोलते हो तो इस टाइप से जो सीट रहती है वो स्प्रेडशीट है, तो उससे संबंधित एक्सेल में तो खुलती ये उबंटू नहीं होगा, बाकी कैलकुलेशन वगैरह इसमें सभी होती हैं। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्प्रेडशीट से इसका कोई लेना देना नहीं है। 2019 में छत्तीसगढ़ की सुश्री तिज्जन बाई को किस लोक गायन कला हेतु पद्म विभूषण दिया गया है। तो तिज्जन बाई है, मैंने बहुत बार दिल्ली पुलिस में रिपीट हुआ था सवाल। तो तिज्जन बाई ये पंडवाणी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार है, तो पंडवाणी आपको करेक्ट करना था। फिर आपके एक सवाल पूछा गया है ग्रेट इंडियन डेजर्ट मतलब थार का जो मरुस्थल है, थार डेजर्ट है, वो भारत के किस भाग में, तो राजस्थान साइड में आ जाता है। तो ये कह सकते हो पश्चिम भाग में है या फिर ये उत्तर पश्चिम में, क्योंकि ऊपर ये हरियाणा पंजाब है वहाँ तक फैला हुआ है, तो इसका अधिकांश भाग राजस्थान में है। फिर हरियाणा पंजाब गुजरात और पाकिस्तान की साइड में सिंध और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये फैला हुआ है। और एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है, तो आप कहेंगे थार मरुस्थल है या फिर कह सकते हो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। एक सवाल आपके NSSO से पूछा गया, कमेंट करके बताना क्या एग्जैक्ट यही सवाल था या फिर कुछ लैंग्वेज चेंज है जिनमें कैंडिडेट का था। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का सवाल ये बता रहे हैं स्टूडेंट कौन सा डिवीजन नहीं है, तो इनके 4 डिवीजन हैं, इनमें से कोई होगा एक नहीं। तो पूछा है कौन सा नहीं है, तो 4 है कौन से, तो SDRD हो गया मतलब सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन है। फिर आपके फील्ड ऑपरेशन डिवीजन है और एक डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन है, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन, ये 4 डिवीजन है। इसके अतिरिक्त जो भी था वो आपको करेक्ट करना था जो नहीं होगा। अब मैं बात करूं ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की, पहले ऑर्गेनाइजेशन था बाद में इसका नाम ऑफिस हो गया। तो ये 23 मई 2019 को इसमें भी मर्जिंग हो गई है। NSSO ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी अब ये NSO का गठन हो गया है, किसके साथ मर्ज हो गए हैं, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और NSSO का विलय होकर ये बन गए हैं NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बन गया है। वैसे NSSO की बात करूं तो ये सेटअप हुआ था 1950 में। अब जो NSO बना है इनकी मिनिस्ट्री क्या है, तो मिनिस्ट्री यहाँ पर देख सकते हो। अगला सवाल देखिएगा द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर रेडियो एक्टिविटी है, तो रेडियो एक्टिविटी है वो किसके द्वारा मेजर की जाती है, तो ये हो जाएगा क्यूरी और बेकुरल दोनों इनकी यूनिट होती है। अगला सवाल बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे, तो बहमनी साम्राज्य है किंगडम है उनके संस्थापक पूछा है तो अलाउद्दीन बहमन शाह है या फिर इसका अन्य नाम यदि ऑप्शन में अलाउद्दीन हसन गंगू होगा तो भी करेक्ट कर सकते थे, हसन गंगू इसका नाम है, अलाउद्दीन बहमन शाह भी कह सकते हो। ये 3 अगस्त 1347 में स्थापना की गई थी। अब ये भी रिपीट हो गया सवाल, इससे पहले एग्जाम में पूछा आज उल्टा पूछ लिया, NTPC में आया था इससे पहले कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे उसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर आज दोबारा उल्टा पूछा कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जिससे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे वो है क्योटो प्रोटोकॉल। और ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जो जलवायु परिवर्तन है उसको रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो क्योटो ये जापान में है, वहां पर हस्ताक्षर हुए थे 11 दिसंबर 1997 को इसको अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को ये लागू की गई है। अब देखिए अन्य जो प्रोटोकॉल है, एक तो आपके रामसर सम्मेलन से पूछा जाता है जो नम भूमिका है आर्द्र भूमि के संरक्षण से एक विश्व स्तरीय प्रयास है। एक पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन में पारित प्रोटोकॉल है। तो एक बार मैं फिर रिवाइज करा देता हूँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन परत के संरक्षण के लिए, रामसर सम्मेलन है आर्द्र भूमि नम भूमि है उनके संरक्षण के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल है ग्रीन हाउस गैस या फिर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। अगला सवाल प्रोटीन पाचन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रोटीन है ये डाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में, किस में, एमिनो एसिड में। अंतिम सवाल देखिएगा इजी सवाल, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी। फिर आपके ये तो कुछ रीजनिंग में पूछे गए हैं कि ओड वन आउट से विषम आपको बताना था, तो भाला फेंक है, शॉर्ट पुट है, बैडमिंटन है, तो ये सभी तो आपके फेंकना दौड़ना करना तो एथलेटिक्स में आ जाते हैं, बैडमिंटन अलग हो जाएगी इसमें। और एक बॉक्सिंग में राउंड से संबंध है, तो बैडमिंटन का किससे संबंध है, देखिए वहाँ पर कोर्ट वगैरह ऐसा नहीं था तो बॉक्सिंग राउंड करके था, तो अलग ही ऑप्शन थे, आप कमेंट करके बताना क्या इसका सही हो सकता है, बाकी जिन भी कैंडिडेट एग्जाम था वो ऑप्शन बता देना। तो इस प्रकार आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके के सवाल कवर हो गए हैं। इसके PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर जो भी कंटेंट होता है आपको मिल जाता है। मिलते हैं कल वाले वीडियो के साथ, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।